आप लोगों ने हम साथ साथ है ये मूवी देखी होगी और उस मूवी में एक गाना है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। तो धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये गाना मैंने आपको इसलिए याद दिलाया क्योंकि जो स्टोरी कम सीन पैसेज आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है सेव योर सेल्फ, खुद को बचाओ, स्वतःला वाचवा। तो ये जो लिखा है बाय श्रीधर आर, जिनकी खुद की एक कहानी है। उन्होंने अपने खुद के बेटे को खो दिया है और क्यों खो दिया है ये सब कहानी इसमें है। और मैंने ये गाना आपको इसलिए सुनाया क्योंकि देखो, जब भी आपका कोई एक्सीडेंट हो जाता है या बीमार आप हो जाते हो, बेड रिडन हो जाते हो, उस वक्त आपको खिलाने वाले तो बहुत मिल जाएंगे आप पे दया दिखाकर आपके प्यार में, लेकिन धोने वाला कोई नहीं मिलेगा। और धोने वाले रहेंगे तो सिर्फ मम्मी और डैडी। इसीलिए मैंने वो गाना आपको सुनाया। और मम्मी डैडी की बातें सुना करो। जो भी सेफ्टी प्रिकॉशंस है, जब भी आप कोई भी व्हीकल चलाओ, 4 व्हीलर हो, 2 व्हीलर हो, तो आपको प्रोटेक्शन रखना काफ़ी ज़रूरी है। क्योंकि आप पे जब कोई एक्सीडेंट होता है या आप अपाहिज हो जाते हो तो पूरी लाइफ आपकी ख़राब हो जाती है। और सिर्फ आपकी लाइफ नहीं ख़राब होती, 2 लोग हैं उनकी भी लाइफ ख़राब हो जाती है, एक मम्मी और एक डैडी। और आप मर जाते हो तो सबसे ज़्यादा लॉस उन दोनों का ही होता है। और उसी से रिलेटेड ये स्टोरी है। ये स्टोरी का मॉरल मैं सबसे पहले इसलिए बता रहा हूँ आप लोगों को क्योंकि ये बहुत घरों में घट चुकी है। बहुत सारे ऐसे लड़के हैं, लड़कियां हैं जो अपाहिज हो गए हैं एक्सीडेंट के कारण, और वो बोझ बन गए अपनी मम्मी डैडी के लिए। और मम्मी डैडी अपना सारा काम संभाल के उनकी तरफ ध्यान दे रहे क्योंकि दे लव यू अनकंडीशनली। सो द स्टोरी गोज लाइक दिस। इट वॉज October 25, 2010, माई वेडिंग एनिवर्सरी। जो बाप है इस स्टोरी का, जो ये स्टोरी बता रहा है, उनकी ये वेडिंग एनिवर्सरी थी, शादी की एनिवर्सरी थी। डेट थी 25, 2010। देखो, एक तरफ खुशी का माहौल है कि वेडिंग एनिवर्सरी है और दूसरी तरफ क्या घटना होती है आपको पता चलेगा। Every year this day as a family we plan for outing, and that day too we went out for dinner and celebrated our years of togetherness. हर जब भी उनकी वेडिंग एनिवर्सरी होती वो बाहर जाके खाना वाना खाते थे फैमिली के साथ, और उस दिन भी उन्होंने बाहर गए और खाना वाना खाया। लेकिन नेक्स्ट डे क्या हुआ? द नेक्स्ट डे एज यूजुअल आई केम बैक होम अराउंड 9 PM फ्रॉम वर्क. My daughter Vishnu had reached home early from her work, but my son Anish was yet to reach home. ये जो बाप है कहानी का वो पहले ही घर आ चुका था। उसकी जो बेटी है वो भी घर आ चुकी थी, उसका नाम है विष्णु। और उनका जो बेटा है अनिश अभी तक घर आया नहीं था। ही इज़ ऑन हिज वे सेड सरला माई वाइफ। तो उन्होंने पूछा होगा अपनी वाइफ को, उनकी वाइफ का नाम है सरला, कि भाई अनिश कहाँ है, बेटा कहाँ है। तो वो सरला ने बोला, उसकी जो बीवी है उसने बोला कि वो आ रहा है, रास्ते में है। At about 9:30 PM my mobile rang and it was a call from Anish number. I thought he was going to say that he would come late. 9:30 बजे फ़ोन आता है उनके फ़ोन पर। उनको लगा, पिताजी को लगा कि शायद मेरा बेटा लेट होगा, इसलिए बताने के लिए फ़ोन किया होगा, लेकिन डेस्टिनी कुछ और थी। But when I picked up the call, I heard a different voice at the other end. The troubled and panicky voice, panicky मतलब डरा हुआ, डरा सहमा हुआ voice said that Anish had met with an accident in a nearby area. फ़ोन पे कोई और ही आवाज़ आ रही थी और उस आवाज़ काफ़ी डरी हुई थी, काफ़ी उसमें एगनी था। और डर के मारे वो आवाज़ ने बोला कि आपका बेटा जो अनिश है वो काफ़ी करीब ही है जहाँ पे उसका एक्सीडेंट हो गया। On hearing this, Sarla and Vishnu broke into tears and started screaming. तो obviously जो अनिश की बहन है और माँ है वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, रोने लगी, which is very obvious. I tried to console them but in vain. ये जो बाप है उसने उनको कंसोल करने का, कि सांत्वना करने की कोशिश करी, लेकिन कोई शांत नहीं होता। जिसका जवान बेटा एक्सीडेंट हुआ है, पता नहीं कौन सी हालत में है, जिसका भाई का एक्सीडेंट हो गया, वो बहन कैसे चुप रह सकती है? They started crying. I quickly sped to the oxygen spot in my car and the sight I saw is still vivid in my memories.
एक बाप बता रहा है कि जब मैं जल्दी से वहाँ पे कार लेके गया और जो मैंने दृश्य देखा वो आज भी क्लियरली मेरी आंखों के सामने है। My 6-footer son was lying unconscious on the road and the bike was on the other side of the road. 6 फीट लंबा ऊंचा उनका बेटा अनीश रोड पे गिरा हुआ है, साइड में उसकी बाइक गिरी हुई है। With the help of the onlookers, we shifted Anish to the back seat of the car. I could feel warm blood on my hand as I was holding his head. तो जो भी देखने वाले लोग थे, एक्सीडेंट देखने वाले, उनकी मदद से अनीश के पिताजी ने उसको कार में डाला और अनीश के पिताजी ने जब उसके अनीश के सर को हाथ लगाया तो जो ब्लड था, गर्म खून उनके हाथों को लगा और आज भी उसकी याद वो जो खून का उन्होंने टच किया, जो खून का फील किया टच, वो आज भी मुझे याद है। We took him to nearby reasonably good hospital as quickly as we could. तो काफ़ी जल्दी से उन्होंने एक नियर बाय हॉस्पिटल में उसको शिफ्ट किया अनीश को। It had been just a year since Anish returned from Scotland after completing his study. देखो स्कॉटलैंड में जाके अनीश ने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की थी और वो वापस आया था, बस थोड़े दिन हुए थे। I used to always insist him to wear helmet when he was on a two-wheeler. एक बाप जब बोलता है ना आपको तो वो किया करो। अनीश के पिताजी भी उसको बोला करते थे कि भले ही थोड़े से डिस्टेंस के लिए तो टू व्हीलर का इस्तेमाल कर रहा है लेकिन हेलमेट पहना नहीं। बट ही यूज टू आर्ग्यू दैट ही वॉज ट्रैवलिंग ओनली अ शॉर्ट डिस्टेंस। एक्सीडेंट्स कैन ऑकर इवन व्हेन वी ट्रैवल शॉर्ट डिस्टेंसेस एंड इन द इवेंट ऑफ एन इंसिडेंट देयर इज मैक्सिमम चांस ऑफ हेड इंजरी। देखो टू व्हीलर पे आप थोड़ा सा भी डिस्टेंस जा रहे हो तो हेलमेट पहनो। अनीश के पिताजी ने भी वही बोला, लेकिन अनीश बोलता है कि नहीं मैं तो करीब ही जा रहा हूँ, जल्दी से वापस आऊँगा, हेलमेट की ज़रूरत नहीं है। देखो हेलमेट की ज़रूरत होती है, भले ही वो शॉर्ट डिस्टेंस हो, कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है। और टू व्हीलर का जब एक्सीडेंट होता है तो राइडर हो गिरता है और उसके हाथ पैर हड्डी पसली कहीं ना कहीं लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है आपका हेड, इसलिए हेलमेट पहनो। और हेड इंजरी अगर होती है तो वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है, काफ़ी कॉस्टली होता है और आपकी जान जा सकती है या फिर आप लाइफ टाइम अपाहिज हो सकते हो। इसलिए टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड लिसन टू योर डैड। देयर वॉज अर्जेंसी इन द वॉइस ऑफ द नर्स सेंट बाय द डॉक्टर टू कॉल मी। काफ़ी पैनिकली डरी हुई आवाज़ में नर्स ने डॉक्टर को कहा कि उनके पिताजी को बुलाओ, अनीश के पिताजी को। आई फेल्ट अ सर्च ऑफ एंग्जाइटी एज आई एंटर द डॉक्टर्स कैबिन। तो ऑब्वियसली एक बाप जिसके बेटे को ट्रीटमेंट कर रहे हो, डॉक्टर ने जल्दी से उसको बुलाया हो, तो वो बाप क्या फील करेगा? उसके मन में बहुत सारा डर होगा कि अभी डॉक्टर क्या बोलेगा मेरे बेटे की तबीयत के बारे में। द डॉक्टर रिवील्ड, तो डॉक्टर ने बताया दैट अनीश ब्रेन हैड बीन सीवियरली इंजर्ड। अनीश का जो ब्रेन है वो काफ़ी बुरी तरह से जख्मी हो चुका है, वो इंजर्ड हो चुका है। एंड दैट इन अ कपल ऑफ आवर्स ही वुड कोलैप्स, और शायद 1-2 घंटे में वो गिर जाएगा या मर जाएगा। However, I was not in a frame of mind to accept that. I wanted my son back in life. हर बाप को लगता है, कोई भी बाप होता अनीश के पिताजी की जगह पे तो वही बोलता कि नहीं 1-2 घंटे में मैं मेरे बेटे को मरने नहीं दूंगा, मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए, उसके लिए मैं कुछ भी कर दूंगा, मेरा घर बेच दूंगा, जो भी है मेरे पास वो सब बेच दूंगा, उसका ट्रीटमेंट करूंगा। और हर बाप यही करेगा। ये नौबत ही नहीं आएगी अगर आप लोग बाप की बात सुनोगे। वेयर हेलमेट्स। We shifted Anish immediately to a leading hospital. The neurosurgeon there examined him and decided to go for a surgery. तो नए हॉस्पिटल में, अच्छे हॉस्पिटल में, बड़े हॉस्पिटल में इमीडिएटली उसको शिफ्ट किया गया। तो वहाँ पे जो न्यूरोसर्जन है, न्यूरोसर्जन मतलब ब्रेन के डॉक्टर है, उन्होंने बोला कि हम लोग इसका ऑपरेशन करेंगे, सर्जरी करेंगे। ही वॉज गोइंग टू टेक अ चांस एंड गेट सर्जरी डन बिकॉज अनिश वॉज जस्ट 25। देखो एक चांस ले रहे थे, वो अच्छा होगा नहीं होगा पता नहीं, क्योर होगा पता नहीं, लेकिन चांस लेना था क्योंकि वो काफ़ी यंग था, हार्डली 25 ईयर्स ओल्ड। ही बीइंग यंग वॉज द ओनली होप फॉर हिज सर्वाइवल। वो जिंदा रहने की एक ही होप थी क्योंकि वो काफ़ी यंग था, तो शायद वो बच जाता। इसलिए जो न्यूरोसर्जन से बड़े हॉस्पिटल के, उन्होंने एक चांस लेने की कही कि हम लोग सर्जरी करते हैं, लेट्स सी। बच गया तो अच्छा, नहीं बचा तो फिर एनीवे ही वुड डाई। अलोन आई वॉज वेटिंग आउटसाइड द ऑपरेशन थिएटर एट 2:30 AM। देखो सुबह के 2:30 बजे है, एक बाप ऑपरेशन थिएटर के बाहर अपने बेटे की ज़िंदगी के लिए बैठा हुआ है। डू यू वांट, आपको लगता है कि आपके पिताजी ऐसे ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठे और आप लोग अंदर सर्जरी रूम में हो? नहीं।
एज ए डॉक्टर हो तो अच्छा बात है, एज अ पेशेंट कोई बाप नहीं चाहेगा। तो तुम लोग भी ये ना चाहो कि तुम्हारे पिताजी और तुम्हारी मम्मी बाहर ऑपरेशन थिएटर के लिए आपकी ज़िंदगी के लिए भगवान से प्रार्थना करें। तो इसलिए जब भी बाहर निकलो टू व्हीलर पे तो हेलमेट के साथ ही निकलो। वीपिंग कंटिन्यूसली, अनिश वॉज आवर ड्रीम। हर माँ बाप का बेटा या बेटी एक ड्रीम ही होता है, सपना ही होता है। ही वॉज अ रोल मॉडल टू विष्णु। विष्णु इसकी बहन, अनिश अपनी बहन के लिए एक रोल मॉडल था। ही वॉज अ वंडरफुल पर्सन इन आवर फैमिली एंड फ्रेंड्स। वो काफ़ी अच्छा, सबसे बढ़िया बंदा था फैमिली में और अपने फ्रेंड सर्कल में। एवरी वन वॉन्टेड अनिश बैक। सबको लगता था कि अनिश बच जाए। बट इन वॉट स्टेट इज ही गोइंग टू बी आफ्टर द सर्जरी। सर्जरी के बाद वो कौन सी स्थिति में वापस आएगा, जिंदा, मुर्दा, अपाहिज, हंसते हंसते, नोबडी नोज। इज ही गोइंग टू बी अलाइव। पहला सवाल था अनिश के डैडी के मन में कि वो जिंदा रहेगा क्या। इज ही गोइंग टू बी नॉर्मल। क्या वो एकदम नॉर्मल अच्छा इंसान बन के वापस आएगा क्या। विल ही एवर स्पीक अगेन। क्या वो बात कर पाएगा। इज ही गोइंग टू वॉक और विल ही हैव टू यूज़ अ व्हील चेयर। वो अपने पैरों पे खुद चल के आएगा या उसको व्हील चेयर लगानी पड़ेगी। ये सब बुरे सपने, बुरे सवाल अनिश के डैडी के मन में आए। द मेमोरी ऑफ दैट ड्रेडफुल नाइट स्टिल शडर्स माई होल बीइंग। आज भी वो जो याद आती है हॉस्पिटल की, तो आज भी अनिश के डैडी को डर लगता है और डर के कारण वो थर थर काँपने लगते हैं। इवन एज आई राइट दिस नाउ वर्ड्स फेल टू एक्सप्रेस माई ग्रीफ। जब वो एक कहानी लिख रहे थे उस एक्सपीरियंस की, तो आज भी उनके जो शब्द है उन शब्दों में दुख है, दर्द है, डर है। आफ्टर द सर्जरी द डॉक्टर सेड दैट इन अ स्केल ऑफ 1/15 where a normal person would be rated 15, Anish would be rated only 3। यानी काफ़ी कम चांसेस थे। 1 से 15 के बीच में एक नॉर्मल जो बंदा होता है वो शायद बच जाता है, लेकिन इसके बचने के चांसेस 3/15 थे, काफ़ी कम थे। He was then shifted to a special room with 24-hour special nurses to take care of him। एक ICU में उसको भेजा गया, 24 आवर्स उस पे ऑब्जर्वेशन के लिए उसको ऑब्जर्वेशन में रखा गया और नर्सेस भी उसके साथ थी उसकी केयर करने के लिए। ट्यूब्स वर इंसर्टेड इनटू हिज बॉडी टू एड ब्रीदिंग, फीडिंग एंड यूरिनेशन। जैसे बॉडी को तो फीडिंग चाहिए, बॉडी तो यूरिनेट करेगी ही, तो ये बंदा तो अनकॉन्शियस है, तो उसके लिए ट्यूब्स इंसर्ट करी गई, ब्रीदिंग के लिए, एक यूरिनेशन के लिए और एक फीडिंग के लिए। तो आपको ये पता है कि कोई बाप ये नहीं चाहेगा कि उसके बेटे के बॉडी में 3 ट्यूब्स इंसर्ट की जाए, और वो पड़ा है वहाँ पे लाइक अ डेड बॉडी। द राइट साइड ऑफ हिज स्कल वॉज कट ओपन एंड केप्ट इन द एब्डोमेन फॉर फ्यूचर। उसकी जो राइट साइड है स्कल की, वो काट करके उसके पेट में रखी गई ताकि बाद में उसका इस्तेमाल कर सके। देखो कितनी बुरी हालत है। एक हेलमेट तो पहनना था यार, तुम लोग भी ये केयर किया करो। The only movements in his body were that of his head, which moved right and left, and his eyeballs। पूरी बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं था, सिर्फ उसका जो सर था वो राइट एंड लेफ्ट घूम रहा था ऐसे कभी कभी, और आई बॉल्स जो होती है हमारी वो भी इधर उधर उसकी घूमती थी, बस उतना ही मूवमेंट था। Why has this plight befallen my son? ये मेरे बेटे के साथ ही क्यों हुआ। एक ही चीज़ थी, हेलमेट। If only my child had listened to me and worn his helmet। ये जो बुरा दिन आज देख रहा है एक बाप अपने बेटे को आईसीयू में देख रहा है, सिर्फ एक ही चीज़ के कारण, बेटे ने सुना नहीं कि हेलमेट पहना कर। बाप की सुना करो। अनिश वॉज बैक होम आफ्टर मंथ्स ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन। महीनों तक वो हॉस्पिटल में ही था, फिर उसको घर लाया गया। स्टेटस ऑफ अनिश, स्टेटस को मतलब अब उसकी प्रेजेंट हालत क्या थी जब उसको घर में लाया गया। देखो हालत देख के सुन के आपके होश उड़ जाएंगे कि एक हेलमेट अगर पहनता तो इतनी बुरी और बदतर हालत नहीं होती। हालत देखो, अनकॉन्शियस, बेहोश। हैंड्स एंड लेग्स वर इन द स्टेज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन मतलब उसके हाथ और पैर ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हो चुके थे, सिकुड़ गए थे। ट्यूब इन द नेक फॉर ब्रीदिंग, यहाँ पे एक ट्यूब। अ कैथेटर यानी जहाँ से हम लोग सुसु करते हैं वहाँ पे एक ट्यूब, उसको बोलते हैं कैथेटर। अ फ्लेक्सिबल फीडिंग ट्यूब प्लेस टू द एब्डोमेन, पेट में एक दूसरी ट्यूब जिससे उसको खाना पहुँचाया जाएगा। इनटू द स्टमक फॉर फीडिंग। अ सेमी हॉस्पिटल वॉज क्रिएटेड इन द हाउस, घर को ही हॉस्पिटल में तब्दील कर दिया गया था। अ कॉट विथ एडजस्टेबल बैक रेस्ट, एक ऐसा छोटा सा कॉट जिस पे उसको सुलाया गया था और उसकी जो जैसे हम लोग पिलो लेते हैं वैसे हम लोग एडजस्ट कर पाते, ऐसा एक कॉट
ऑक्सीजन सिलेंडर, क्योंकि वो ब्रीथ भी नहीं कर पा रहा था अच्छे से, बीपी अपरेटस, उसका ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए जो इक्विपमेंट लगता है वो, एयर बेड मतलब उसकी जो गद्दी थी वो एयर से बनी हुई थी, नेबुलाइजर मशीन जैसे छोटे बच्चों को जब भी सर्दी खांसी हो जाती है तो नेबुलाइजर करते हैं वैसी मशीन, सक्शन मशीन टू सक द फैन, सक्शन मशीन मतलब क्या, उसके अंदर जैसे सांस में जब भी कोई खराश होती है या सर्दी होती है तो जो भी म्यूकस तैयार होता है या कफ तैयार होता है उसको बाहर निकालने के लिए एक सक्शन मशीन लगती है, वो मशीन। एंड थ्रू हिज ट्रैकेक्टमी ट्यूब टू नर्सेस, ट्रैकेक्टमी मतलब यहाँ पे एक ट्यूब डाली गई थी, उस ट्यूब में से जो कफ है, जो फ्लेम है, उसको बाहर निकाला करते थे, ऐसी मशीन भी वहाँ पे थी। 2 नर्सेस थी, एक दिन में और एक रात में उसकी केयर करने के लिए। ट्वाइस अ डे फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेस, हर दिन 2 बार फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेस करने होते थे। फिजियोथेरेपी यू अंडरस्टैंड, जैसे शॉक्स देते हैं कुछ इक्विपमेंट से और आपको एक्सरसाइज कराते हैं ताकि आपके मसल्स जागरूक हो जाए। We could only look helplessly at our suffering child and wish that nobody should ever go throughout our terrible situation. एक माँ बाप और बहन अनिश की तरफ सिर्फ देख पा रहे थे, कुछ नहीं कर पा रहे थे वो, और वो विश करते कि ऐसे हालात कोई भी माँ बाप और कोई भी बहन को ना देखने पड़े। वी ऑल थिंक दैट समथिंग लाइक दिस विल नॉट हैपन टू अस, हमें भी लगता है कि नहीं मेरे साथ नहीं होगा, लेकिन हमें फ्यूचर के बारे में पता नहीं कि क्या हो सकता है। बट इट हैपन्स व्हेन यू लीस्ट एक्सपेक्ट इट टू हैपन, और ये होता है, ऐसे एक्सीडेंट्स आपके साथ होते हैं जब आप कभी उसकी एक्सपेक्टेशन नहीं करते कि अभी ये होगा, और तब हो जाता है, एंड यू आर नॉट रेडी फॉर दैट। Anish used to say that when he wears the helmet his head sweats because of which his hair gets spoiled। देखो ये हर यंग लड़का यही बोलता है घर में कि हेलमेट पहनने के कारण मेरी हेयर स्टाइल ख़राब हो जाती है, यहाँ पे पसीना आता है। आने दो, पसीना आना ठीक है, ना कि बेड पे आईसीयू में जाओ। Anish used to say that, but because he didn't wear a helmet, now his head itself got spoiled। हेलमेट नहीं पहना तो उसी के कारण उसका हेड ही पूरा अभी फ्रैक्चर हो गया, स्पॉइल हो गया, डैमेज हो गया। हिज लाइफ गॉट स्पॉइल्ड, उसकी पूरी लाइफ पूरी खराब हो गई, बर्बाद हो गई। एट 25 ही हैड सो मेनी ड्रीम्स, हर एक लड़के के बहुत सारे ड्रीम्स होते, इवन यू आर यंग उसके भी थे। He had told me once, all our dreams will be fulfilled once I come back from Glasgow। अप्पा मीन्स उसके डैडी को वो अप्पा बोला करता था, और बोलता था कि ग्लासगो जहाँ से उसने एजुकेशन एंड स्टडी कंप्लीट करने के लिए गया था, वहाँ से वापस आने के बाद हमारे पूरे जो ड्रीम्स है, पूरे सपने सच होने वाले हैं, रियल में कंप्लीट होने वाले हैं, ऐसा अनिश बोला करता था। लेकिन देखो वही अनिश आज हॉस्पिटल में है, घर में लाया है, एज गुड एज हॉस्पिटल घर में तैयार करके रखा है, और वो मरने की कगार पर है और घर वाले कुछ नहीं कर सकते। ही वुड हैव बीन स्टिल ड्रीमिंग, वो अगर हेलमेट पहनता तो आज भी वो सपने देखता रहता और सपनों को कंप्लीट करने की कोशिश करता। बट ही वॉज एबल टू नीदर कम्युनिकेट नॉर एक्ट ऑन हिज ड्रीम। लेकिन अभी हालत क्या है, वो ना बात कर सकता है ना अपने सपनों पे काम कर सकता है। हिज होल फैमिली वॉज क्राइंग एवरी डे, पूरी फैमिली, जितने भी लोग थे फैमिली में सब लोग रो रहे थे एवरी डे। विष्णु क्राइड विद सरला, जो बहन थी विष्णु वो अपनी मम्मी के साथ रोती थी। सरला क्राइड इन फ्रंट ऑफ गॉड्स इन अवर पूजा रूम, जो सरला उसकी मम्मी थी वो भगवान के सामने पूजा रूम में जाके रोती थी, इन एवरी टेम्पल। एंड आई क्राइड विद इन मी। और बाप किसके सामने रोएगा, बाप को तो रोना अलाउड ही नहीं है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, वो खुद के साथ ही रो लेते थे क्योंकि कोई नहीं था, उनको पूरा परिवार संभालना था, सबको सपोर्ट करना था। बाप की सुन लिया करो। लाइफ वेंट ऑन, 4 years इन बेड एंड अनिश कंडीशन रिमेन अनचेंज। 4 साल हो गए घर में, उसकी हालत कुछ भी बदली नहीं, जैसी थी वैसी ही थी। एवरी डे वी टॉक टू हिम लाउडली होल्डिंग हिज हैंड टाइट। हर दिन फैमिली मेम्बर्स उसके हाथ में लेके उसके साथ काफ़ी बोलने का प्रयास करते थे, लेकिन कुछ फ़र्क नहीं हुआ, कुछ असर नहीं हुआ। Sometimes he moved his mouth as if to say love you in response to my love you। जब बाप उसको love you बोलता था तब in response to that वो भी love you बोलना चाहता था। कभी कभी रिस्पॉन्स आँखों से और हेड से उसका आ जाता था, लेकिन वो बोल नहीं पाता था। We played his favorite music for him। हर दिन उसको जो म्यूज़िक पसंद था, जो गाने पसंद थे, वही बजाए जाते थे घर में।
देयर वुड बी नो एक्सप्रेशन ऑन हिज फेस, लेकिन उसके चेहरे पे कोई भी एक्सप्रेशंस नहीं होते थे. बट वी कुड अंडरस्टैंड दैट ही वुड स्मेल द एरोमा ऑफ फूड व्हेन सरला कुक्स. लेकिन घर वाले ये समझ पाते थे कि जब भी घर में खाना पकता था, उस खाने की जो खुशबू आती थी वो अनीश को समझ में आती थी, और उसके चेहरे पे वो पता चल जाता कि ही अंडरस्टूड कि क्या घर में पक रहा है. लेकिन वो खा पाता था क्या? नहीं. एवरी मंथ वी टुक हिम फॉर रिव्यू इन एन एम्बुलेंस. हर महीने उसको डॉक्टर के पास रिव्यू के लिए दिखाया जाता था, एम्बुलेंस में लेके जाया करते थे. वी ट्राइड ऑल काइंड्स ऑफ ट्रीटमेंट टेक्निक्स बट नथिंग एक्चुअली बेटर्ड हिज कंडीशन. जैसे बहुत सारी उन्होंने ट्रीटमेंट करने की कोशिश करी, शायद होम्योपैथी, एलोपैथी, एक्सरसाइजेस, सब कुछ उन्होंने किया. भगवान के सामने मिन्नतें मांगी, हर मंदिर में माथा टेका, सब कुछ किया कि उनका बेटा अच्छा हो जाए, लेकिन कुछ भी वर्कआउट नहीं हुआ. 4.5 years पास्ट बाय. 4.5 साल आसान नहीं है. 4.5 साल उसको खिलाना, पिलाना, नहलाना, उसकी पोटी सुसु साफ़ करना, और कोई नहीं आता. मैंने जैसे बोला कि आपकी पोटी साफ़ करने और आपके सुसु साफ़ करने कोई नहीं आएगा. खिलाने वाले बहुत मिल जाएंगे, और वो भी ज़्यादा दिन तक नहीं मिलेंगे. 4.5 साल वो बंदा, 25 साल का, 6 फीट का बंदा घर में पड़ा हुआ है बेड पे, और पूरा सिकुड़ा हुआ, ना हाथ बोल सकता है, ना सुन सकता है, कुछ भी नहीं. माँ बाप पे क्या बीती होगी. सोच लिया करो, हेलमेट पहनो. डोंट टेक द थिंग्स ग्रांटेड कि आपके साथ कुछ नहीं होगा. वन डे अनीश हैड अ प्रॉब्लम विथ हिज यूरोकैथेटर. जो यूरिनेशन की जो ट्यूब थी उसमें एक इन्फेक्शन डेवलप हुआ एक दिन, एंड वी ऑल रश्ड हिम टू हॉस्पिटल. तो उसको हॉस्पिटल लेके गए. देयर ही डेवलप्ड अ ब्रीदिंग डिफिकल्टी एंड कोलैप्स्ड. वहाँ पे उसको सांस लेने में तकलीफ हुई और वो गिर गया मतलब ही पास्ड अवे. हिज पेनफुल लाइफ हैड कम टू एन एंड. उसकी जो दर्द भरी लाइफ थी 4.5 साल, वो आज ख़त्म हो गई. फॉर अस इट वॉज अ ह्यूज लॉस. ऑब्वियसली हर मम्मी डैडी के लिए 25 साल का जवान बेटा या बेटी मरना मतलब इट्स अ ह्यूज लॉस. वी कुड ओनली स्टैंड बाय हेल्पलेसली एंड आवर डियर सन डिपार्टेड अस फॉर एवर. कुछ नहीं कर पाए मम्मी डैडी, भाई बहन, डॉक्टर्स, सब हेल्पलेसली वहाँ पे खड़े रहे. उसकी जान नहीं बचा पाए, वो लड़का मर गया. लाइफ इज़ प्रेशस. सबसे प्रेशस है तुम्हारी लाइफ, तुम्हारी बॉडी. इररिप्लेसेबल गिफ्ट जो नेचर ने हमें दिया है ना, वैसा गिफ्ट ही नहीं है. उसका रिप्लेसमेंट ही नहीं मिलेगा आपको. आप ये नहीं बोलते कि हाँ एक हाथ कट गया तो दूसरा लगा लेंगे. नहीं, ओरिजिनल जो है उसका रिप्लेसमेंट नहीं मिलेगा. एंड व्हेन एवरीथिंग इन लाइफ गो स्मूथली, और जब सब कुछ अच्छा जा रहा है लाइफ में, if only we would adhere to the available safety and intelligent measures, most of the time we can save our life. जब सब कुछ अच्छा चल रहा है लाइफ में, तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं, कुछ बेसिक सेफ्टी प्रिकॉशंस होती है हमारी लाइफ में. अगर हमने उसकी तरफ ध्यान दिया तो ये प्रेशियस इररिप्लेसेबल गिफ्ट हम लोग बचा सकते हैं. आवर लाइफ एंड स्पेयर द ग्रीफ ऑफ आवर डियर वंस. देखो, जब हमारी लाइफ ख़त्म हो जाती है, हमें कोई प्रॉब्लम होती है ना, तो सिर्फ हमें ही प्रॉब्लम नहीं होती, हमारे जो मम्मी डैडी है, भाई बहन है, उनको भी प्रॉब्लम होती है. तो अगर हमने कुछ बेसिक सेफ्टी के नॉर्म्स अगर हम लोगों ने फॉलो किए, ऑब्जर्व किए, तो हम ये सब कुछ बचा सकते हैं. आई होप कि ये स्टोरी से आपको लेसन मिलेगा कि जब भी आप 2 व्हीलर चलाओगे तो आप सेफ्टी के ध्यान दोगे. 4 व्हीलर चलाओगे तो स्पीड कंट्रोल में रखोगे, पूरे ट्रैफिक के रूल्स फॉलो करोगे. जो श्रीधर जी ने बताई है, सेव योरसेल्फ, खुद को बचाओ, स्वतःला वाचवा. गुड लक.